हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। लर्न एवरीडे विद उमा में आपका स्वागत है। हम यूनिट 1 चालू किए हैं, इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी। हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं सीजी सेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम यूनिट 1 अभी चालू किए हैं। यूनिट 1 इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी में हमने पिछले क्लासेस में क्या क्या देखा। तो पिछले क्लासेस में हमने देखा, चलिए बताइए सबको। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जितना टाइम भी ये क्लासेस देख रहे हैं, तो हमने पहले देखा था साइकोलॉजी डे के बारे में। साइकोलॉजी डे कब मनाया जाता है? साइकोलॉजी डे अप्रैल में मनाया जाता है। साइकोलॉजी डे साइकोलॉजी डे अप्रैल में मनाया जाता है। इसका डेट डिसाइड नहीं है कब मनाया जाता है। 2008 से मनाया जाता है। ठीक है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? अक्टूबर 12 को मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? 1992 से मनाया जा रहा है। और ये साइकोलॉजी डे किसके द्वारा मनाया जा रहा है? यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे किसके द्वारा मनाया गया है? WHO के द्वारा। ठीक है। कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को। कब से मनाया जा रहा है? 1992 से। ठीक है। अब हमने क्या देखना है? हमने अभी तक क्या देखा? चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं क्या? हाँ, ये है मेरा बैच टारगेट सीजी सेट का कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर पेपर 2 साइकोलॉजी। ठीक है। तो ये हो गया। फिर हमने नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, अरे स्लाइड तो है नहीं, डायरेक्ट कंटेंट चालू हो गया। कोई बात नहीं, हम यहीं पर देख लेते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या देखा। लास्ट क्लास में हमने स्कूल ऑफ साइकोलॉजी देखा, जिसमें हमने देखा स्ट्रक्चरिज्म। इसके फाउंडर कौन थे? चलिए बताइए, विच वाज हु इज द फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरिज्म? चलिए बताइए 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 बताइए। चलिए आपने रिवाइज किया, आपने पढ़ा। जो मैं पढ़ाती हूँ उसको 2 बार पढ़िए। आपको ये सब चीज़ रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रक्चरिज्म के फाउंडर हमारे एडवर्ड टिक्नर थे। इसकी स्थापना 1896 में हुई। उसके बाद आया फंक्शनलिज्म, उसकी स्थापना भी इस्टेब्लिशमेंट भी 1896 में हुई। उसके फाउंडर थे विलियम जेम्स। देन आफ्टर साइको एनालिसिस स्कूल was founded by Sigmund Freud in 1900, and then after Gestalt psychology was developed in 1912 by Max Wertheimer. Then behavioralism is founded by John Watson in 1913. Then humanistic psychology come to the force in 1954 by Maslow. ठीक है, and Abraham Maslow. Then last, cognitive psychology is founded in the year 1956 by Ulrich Neisser. ओके। देन हमने देखा फोर्स ऑफ साइकोलॉजी। फोर्स ऑफ साइकोलॉजी में हमने क्या देखा था? साइको एनालिसिस, देन बिहेवियरलिज्म, देन ह्यूमनिस्टिक एंड एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी, देन multicultural and positive psychology, then last social justice and human advocacy. ओके। देन हमने कुछ ग्रीक फिलोसोफर के बारे में देखा था, जिसमें हिपोक्रेटिस, गैलेन, आपने क्या बोलते हैं अरिस्टोटल, प्लेटो और सॉक्रेटिस के बारे में देखा था। ठीक। इसके बाद हमने क्या किया था? बस यहीं तक हमने खत्म कर दिया था। इसके बाद हम आज देखेंगे एक और कॉन्सेप्ट जोड़ते हैं, नेचर वर्सेस नर्चर। ठीक है। नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर का मतलब क्या होता है? हमारा जो पर्सनालिटी है, हमारा बिहेवियर है, इज डिटरमाइंड बाय द अवर बायोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है। नेचर यानी हमारा बिहेवियर, अवर बिहेवियर,
our personality, our intelligence mainly determined by the genes and biological factor. Okay, biological factor. Or nurture is our behavior, personality, and our intelligence is are shaped by learning, environment and experience. तो जो जून 2024 में ये क्वेश्चन आया था, कुछ साइकोलॉजी के अप्रोचेस के बारे में दे दिया गया था। उसको ये क्वेश्चन ने ये पूछा था कि नेचर वर्सेस नर्चर के हिसाब से इसको अरेंज कीजिए। ओके, तो सबसे पहले आया था बायोलॉजिकल क्यों आता है, ये किसमें आएगा, नेचुरल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हमको यही बताता है कि जीन्स हैं, ब्रेन, हार्मोन्स, न्यूरॉन आर डिटरमाइन अवर बिहेवियर। ओके, देन गेस्टाल्ट साइकोलॉजी इज कम आफ्टर द बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इज इननेट। आपने डेप्थ परसेप्शन की थ्योरी पढ़ा होगा, ठीक है, हम पढ़ेंगे भी आगे। डेप्थ परसेप्शन में ये बताया जाता है कि बच्चों को डेप्थ की परसेप्शन रहता है, तो ये इननेट परसेप्शन है। ठीक है, इस तरह से गेस्टाल्ट उसके बाद आएगा। फिर साइको एनालिसिस बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट इंटरेक्ट विथ चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। इस तरह से साइको एनालिसिस उसके बाद आएगा। फिर कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव होता है, वह दोनों के बीच में आता है। ठीक है, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में हम क्या देखते हैं, कॉग्निशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड लर्निंग। ओके, देन ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी क्या बोलता है, पर्सनल ग्रोथ डिपेंड ऑन सपोर्टिव इन्वायरमेंट। पर्सनल ग्रोथ होता है वह सपोर्टिव इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। देन लास्ट इज, जो कि नर्चर को पूरी तरीके से सपोर्ट करता है, वह है बिहेवियरिज्म क्या बोलता है, बिहेवियर इज लर्न थ्रू कंडीशनिंग एंड रीइंफोर्समेंट। सो इस तरह से नेचर वर्सेस नर्चर। ओके, देन नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे बढ़े। आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पैराडिग्म क्या है, पैराडिग्म के बारे में किसने दिया था, थॉमस कुन ने दिया था 1962 में। A paradigm is a set of shared belief, value, assumption, concept and method that guides scientific research। ठीक, पैराडिग्म क्या है, पैराडिग्म एक सेट ऑफ शेयर बिलीव है, वैल्यूज हैं, असम्पशन है, कॉन्सेप्ट है, जो कि उस क्या बोलते हैं साइंटिफिक रिसर्च को क्या करता है, गाइड करता है। ओके, देन पैराडिग्म के 4 एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से, ऑन्टोलॉजी, इपिस्टेमोलॉजी, मेथोडोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी। ऑन्टोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ नेचर ऑफ रियलिटी आर एक्सिस्टेंस। ठीक है, अवर नेचर ऑफ रियलिटी क्या है, हम क्या चीज पे बिलीव कर रहे हैं, हम सिंगल रियलिटी पे बिलीव कर रहे हैं कि मल्टीपल रियलिटी पे बिलीव कर रहे हैं, दैट इज द ऑन्टोलॉजी। इपिस्टेमोलॉजी स्टडी ऑफ द नेचर, सोर्स एंड लिमिट ऑफ नॉलेज। इपिस्टेमोलॉजी हमको बताता है कि हम जो नॉलेज मिल रहा है वो उसका सोर्स क्या है, आइदर ऑब्जर्वेशन से मिल रहा है, 1 सेकेंड,
ऑब्जर्वेशन से मिल रहा है, सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है? ठीक है, सब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव। देन ऑन्टोलॉजी दो टाइप के होते हैं, रियलिज्म एंड रिलेटिविज्म। ओके, रियलिज्म वन रियलिटी एंड रिलेटिविज्म मल्टीपल रियलिटी। देन मेथोडोलॉजी, मेथोडोलॉजी हम जानते हैं, हम सब रिसर्च पढ़े हुए हैं, देयर इज अ क्वांटिटी और क्वालिटी, quantitative or qualitative. Okay, axiology, there is a some value, ethics or rules to conduct research that come under the axiology. Okay, then okay, you can understand ना, यदि आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछिए, मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 1000 बार बताऊंगी, लेकिन आपको पूछना पड़ेगा, कमेंट्स करना पड़ेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो पैराडिग्म के कितने एलिमेंट्स होते हैं ये आता है क्वेश्चन में, इसलिए ध्यान दीजिए। ऑन्टोलॉजी केवल इसका एक इस टाइप से आता है क्वेश्चन, स्टडी ऑफ नेचर ऑफ रियलिटी इज नोन एज ऑन्टोलॉजी, इपिस्टेमोलॉजी, मेथोडोलॉजी, एक्सियोलॉजी। ओके, और इपिस्टेमोलॉजी और ऑन्टोलॉजी में हमेशा कंफ्यूजन रहता है। कभी इपिस्टेमोलॉजी का डेफिनेशन दे दिया रहेगा और पूछेगा किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, कभी कभी इस एलिमेंट्स के बारे में दे दिया रहेगा, कौन सा एलिमेंट्स नहीं है पैराडिग्म के, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। देन हम देखते हैं, एक सेकेंड, ये हो गया। फिर इथिक्स, इथिकल प्रिंसिपल इन साइकोलॉजी, इथिकल प्रिंसिपल में क्या आता है, इनफॉर्म कंसेंट। इनफॉर्म कंसेंट में क्या होता है, हम जो भी पार्टिसिपेंट लेते हैं हमारे स्टडी में, हमको उसको, उन सभी को रिटर्न में उनसे एग्री लेना है, वॉलेंट्री एग्री टू पार्टिसिपेट ऑफ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द स्टडी। उनको समझ में आ गया है स्टडी किस तरह से किया जा रहा है, क्या की स्टडी किया जा रहा है, उसके बाद हमको पेशेंट, क्लाइंट को, पेशेंट को या फिर सब्जेक्ट को अपने स्टडी में शामिल करना है। कॉन्फिडेंशियलिटी, वी वी मस्ट maintain confidentiality about personal information. Okay, then anonymities, anonymities means participant identity are protected, पार्टिसिपेंट की आइडेंटिटी को हमको प्रोटेक्टेड रखना है। बेनिफिशियंस, मैक्सिमम बेनिफिट एंड मिनिमम हार्म। ठीक है, हमको ऐसा स्टडी करना है या स्टडी के दौरान हम इस तरह से मेथड यूज करेंगे कि पेशेंट को मैक्सिमम बेनिफिट मिले और मिनिमम हार्म हो। ठीक है, देन आता है नॉन मेलिफिशेंस, नॉन मेलिफिशेंस डू नॉट हार्म टू द पार्टिसिपेंट, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे फर्दर स्टडी में हम देखेंगे कि किस तरह से कुछ कुछ साइंटिस्ट ऐसे आए हैं जिन्होंने पार्टिसिपेंट के मेंटल कंडीशन को कितना ज्यादा हार्म किया है। तो डू नॉट हार्म टू द पार्टिसिपेंट। देन जस्टिस, फेयर ट्रीटमेंट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट, हम में कंट्रोल ग्रुप रहता है और हमारा एक्सपेरिमेंट ग्रुप रहता है और हमारे सभी पार्टिसिपेंट से फेयर ट्रीटमेंट करना है। देन इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द रिसर्च, हमें ऑनेस्टी मेंटेन करना है एंड ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना है हमारे रिसर्च में। देन रिस्पेक्ट फॉर द पर्सन, ओके, हर पर्सन की जो डिग्निटी है, ऑटोनॉमी है, उसको रिस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है। ओके, देन पैराडिग्म इन साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में कौन कौन से पैराडिग्म हमने देखे हैं, पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविज्म के फाउंडर कौन है, अगस्त कॉम्टे है। ठीक, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च पे, एक्सपेरिमेंट पे ज्यादा
जोड़ देते थे। 100% हर जो स्टडी है वह क्या होनी चाहिए, 100% एक्सपेरिमेंट बेस पे होनी चाहिए। इसमें हमारा इपिस्टेमोलॉजी क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी होती है, और रियलिटी क्या होती है, रियल ऑन्टोलॉजी, सॉरी, ऑन्टोलॉजी किस तरह से होनी चाहिए, ऑन्टोलॉजी, इसमें नैव ऑन्टोलॉजी होता है, रियलिटी। अभी मैं आपको रियलिज्म के भी टाइप्स बताऊंगी। देन पोस्ट पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म के फाउंडर कौन थे, नहीं कॉल प्रॉपर नहीं थे, थॉमस कुन थे, ठीक है, जिन्होंने पैराडिग्म दिया है। उन्होंने क्वालिटेटिव एंड मिक्स मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। तो मॉडिफाई ऑब्जेक्टिविज्म, ठीक है, या फिर आप ऑब्जेक्टिविज्म भी लिख सकते हैं। ऑन्टोलॉजी क्या होगा, ऑन्टोलॉजी यहाँ पर क्या होगा बताइए, क्रिटिकल, क्रिटिकल रियलिज्म। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगी आपको, ये कहाँ पर है, ठीक है। देयर इज अ चांसेस ऑफ 5% एरर इन माय रिसर्च, ओके, दैट से post positivism, post positivism say that there is a chance for 5% error, okay. Then interpretivism and constructivism, it's given by the William Delphi, Jerome Bruner and Vygotsky. Qualitative, interview or observation case study is the methodology. Subjectivity is a uh, epistemology, and ontology is scientific, ओके। नहीं नहीं, साइंटिफिक इपिस्टेमोलॉजी नहीं होगा क्या, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जा रहा है, थोड़ा सा हमारा रिलेटिविज्म हो जा रहा है, क्योंकि इंटरव्यू ले रहे हैं हम, केस स्टडी कर रहे हैं, तो हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू हमारे लिए मायने रखता है, ठीक है। तो इस तरह से रिलेटिविज्म, ओके। देन फ्रेगमेटिज्म, फ्रेगमेटिज्म इज गिवन बाय द जॉन ड्यूए, मिक्स मेथड का यूज करते हैं। देन प्रैक्टिस बेस्ड होता है, जैसे एक्शन रिसर्च यहीं पर आता है हमारा, एक्शन रिसर्च, ओके। देन फिनोमिनोलॉजी, फिनोमिनोलॉजी इसके थे फाउंडर एडमंड हसल, ठीक है। इन डेप्थ इंटरव्यू, लाइव्ड एक्सपीरियंस था। सब्जेक्टिविटी क्या, इसमें क्या था, इपिस्टेमोलॉजी सब्जेक्टिविटी, और ऑन्टोलॉजी फिर से रिलेटिविज्म है इसमें भी। देन फेमिनिस्ट पैराडिग्मा, इस सॉरी फेमिनिस्टिक पैराडिग्मा, इसके फाउंडर है सैंड्रा हार्डलिंग, ओके। क्वालिटेटिव, नरेटिव, इंक्वायरी, पार्टिसिपेटरी रिसर्च, ठीक। इस तरह से ये पैराडिग्म है हमारे साइकोलॉजी के। देन अब इसके बाद होता है पैराडिग्म शिफ्ट। पैराडिग्म शिफ्ट क्या होता है, जब एक थ्योरी बनती है तब वो उस समय और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग बेस्ट थ्योरी रहती है, और वो हर एक क्राइटेरिया को फुलफिल करती है। लेकिन समय के साथ क्या होता है, सिचुएशन बदलते जाती है, न्यू थ्योरी आती है, न्यू कॉन्सेप्ट आता है, नए नए न्यू इनोवेशन, न्यू एविडेंस मिलते हैं, न्यू एनॉमलीज आते हैं, उसको रेक्टिफाई करने के लिए नए नए तरीके होते हैं। तो हमारा जो पैराडिग्म होता है वह एक समय के बाद दूसरे पैराडिग्म में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि मोबाइल, पहले हमारे घर में क्या था, लैंडलाइन था, जिसके घर में लैंडलाइन रहता था बहुत ही ज्यादा अमीर माने जाते थे, ठीक है। एक मैं जस्ट एग्जांपल बता रही हूँ। फिर उसके बाद कीपैड वाला मोबाइल आया, फिर उसके बाद बिना सिम वाला मोबाइल आया, पहले बिना सिम वाला मोबाइल आया, फिर कीपैड वाला मोबाइल आया, फिर टच और कीपैड दोनों मिक्स वाला मोबाइल आया, इनोवेशन हुआ धीरे धीरे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, टच स्क्रीन आया। अभी अभी देखिए हमारा मोबाइल
कितना क्या हो गया है, इनोवेट हो गया है, इनोवेशन आ गया है, ठीक है, इनोवेशन हो गया है मोबाइल के उसमें। तो इसी तरह जो थ्योरीज होते हैं उसमें भी धीरे धीरे क्या होते हैं, अलग नए नए थ्योरी आते जाते हैं ओल्ड थ्योरी को रिप्लेस करने के लिए। तो चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अ पैराडिग्म शिफ्ट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ वन साइंटिफिक पैराडिग्म बाय एन अदर व्हेन व्हेन द एक्जिस्टेंस पैराडिग्म फेल टू एक्सप्लेन न्यू एविडेंस। ओके, यहीं पर मैं आपको रियलिज्म का क्या बताती हूँ, टाइप्स बताती हूँ, ठीक, क्योंकि मेरे ख्याल मैंने स्लाइड दिया है सोची, लेकिन स्लाइड मैंने देना भूल गई हूँ, ठीक है। तो पहला आता है नैव नाइव रियलिज्म। नाइव रियलिज्म मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो 100% सही है, देयर इज नो चांसेस ऑफ एरर, नेव रियलिज्म, नाइव रियलिज्म। ओके, देन आता है क्रिटिकल रियलिज्म। क्रिटिकल रिज्म, क्रिटिकल रियलिज्म में क्या होता है, देयर इज 5% चांस ऑफ एरर इन माई रिसर्च। ओके, देयर मे बी देयर मे बी 5% error occurs, may be occurs, ठीक। देन आता है साइंटिफिक रियलिज्म। साइंटिफिक रियलिज्म क्या बोल रहा है, साइंटिफिक रियलिज्म साइंटिफिक थ्योरी, जब तक साइंटिफिक मेथड से थ्योरी बन रहा है तब तक वो सही है, ठीक है। इसके 3 टाइप होते हैं। पहला आता है कोलाबोरेशन। ओके, कोलाबोरेशन, देन मिरिकल एग्रीमेंट, देन सेलेक्टिव ऑप्टिमिज्म। ओके, गिव मी अ सेकेंड। तो पहला आता है कोराबोरेशन। कोराबोरेशन, as long as science is able to explain। तो साइंटिफिक रियलिज्म क्या बोलता है, as long as science is able to explain the theory then it is acceptable। कोराबोरेशन यानी क्या होता है, information is corrected by a lot of science source of science। इसमें होता है बहुत सारे सोर्स ऑफ द साइंस से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं और वो क्या होता है, सही होना चाहिए। देन मिरिकल आर्ग्यूमेंट, देयर इज नो सच मिरिकल आर्ग्यूमेंट इन द साइंस। ओके, साइंस में कोई मिरिकल आर्ग्यूमेंट नहीं होते हैं, कोई चमत्कार नहीं होता है, ठीक। देन सेलेक्टिव ऑप्टिमिस्ट। सेलेक्टिव ऑप्टिमिस्ट क्या होता है, जो ओनली फॉर द बेस्ट थ्योरी इज एक्सेप्टेड। बेस्ट थ्योरी होगा वो एक्सेप्ट किया जाएगा, जो बेस्ट वे से हम साइंटिफिक मेथड से थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहा है वो एक्सेप्टेबल होगा। जैसे इवान पार्लो की थ्योरी थी, कंडीशनिंग की थ्योरी, वो उसको एक्सेप्ट किया गया। देन इसके बाद आता है, ये हो गया, फिर इसके बाद आता है अपना रिलेटिविज्म। रिलेटिविज्म, रिलेटिविज्म मतलब क्या होता है, इसमें
रिलेटिविज्म, एवरी इंडिविजुअल हैज देयर ओन रियलिटी, हर किसी की अपनी खुद की रियलिटी होती है। तो इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आता है, कभी कभी साइंटिफिक रियलिज्म के बारे में आता है, इसके कितने एलिमेंट्स हैं और कौन कौन से टाइप हैं, ठीक है, साइंटिफिक रियलिज्म के। तो कोलाबोरेशन, मिरिकल आर्ग्यूमेंट एंड सेलेक्टिव ऑप्टिमिस्टिक, ठीक हो गया यहाँ से। अब हम चलते हैं अपने पैराडिग्म शिफ्ट की ओर। पैराडिग्म शिफ्ट में हमने नेक्स्ट देखना है इसके स्टेप, प्री पैराडिग्म स्टेप, then normal science, then anomalies, crisis, scientific revolution and paradigm shift। पहला आता है प्री पैराडिग्म स्टेज। प्री पैराडिग्म स्टेज में क्या होता है, नो सिंगल एक्सेप्ट थ्योरी एग्जिस्ट, कोई सिंगल एक्सेप्टेड थ्योरी नहीं होती है, मल्टीपल कंपीटिंग आइडियाज आर प्रेजेंट, केवल मल्टीपल कंपीटिंग एक दूसरे को कॉम्पीट करने वाले आइडिया प्रेजेंट रहते हैं, कोई भी सिंगल ऐसी थ्योरी नहीं होती है जिसको एक्सिस्ट हम मान सकते हैं या फिर उसको हम रियल थ्योरी मान सकते हैं। देन नॉर्मल साइंस, नॉर्मल साइंस सेकेंड स्टेज, ओके, सेकेंड स्टेप, साइंटिस्ट वर्क विथ एन एक्सेप्टेड पैराडिग्म सॉल्विंग रूटीन रिसर्च प्रॉब्लम, वर्क करते हैं, साइंटिस्ट वर्क करते हैं इसमें नॉर्मल साइंस में कि एक्सेप्ट कर सके पैराडिग्म को जो ऑलरेडी है, ठीक है, सॉल्व करते हैं रूटीन प्रॉब्लम को, बट एनोमलीज अकर हो जाता है, फाइंड इमर्ज द दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द करंट पैराडिग्म, जो करंट पैराडिग्म होते हैं, जो चल रहा होता है थ्योरी, उसके द्वारा जो प्रॉब्लम्स होते हैं, एनोमलीज होते हैं, उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। देन क्राइसिस अकर, द एक्यूमुलेशन ऑफ एनोमलीज वीकन कॉन्फिडेंस इन द एक्सिस्टेंट पैराडिग्म, जो बहुत सारे एनोमलीज होते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं और वीक कर देते हैं एग्जिस्टिंग पैराडिग्म को। फिर उसके बाद क्या होता है, साइंटिफिक रिवोल्यूशन होता है, अ न्यू थ्योरी आर फ्रेमवर्क इज प्रपोज्ड दैट बेटर एक्सप्लेन द एनोमलीज, इस प्रकार से नए जो थ्योरी बनता है जो एनोमलीज को बेस्ट वे में एक्सप्लेन करता है। देन पैराडिग्म शिफ्ट, द साइंटिफिक कम्युनिटी अडॉप्ट द न्यू पैराडिग्म रिप्लेस द ओल्ड वन। तो पहला आता है, कौन सा है पहला स्टेप, प्री पैराडिग्म स्टेज, then normal science, then anomalies, then crisis, then scientific revolution, then paradigm shift, इसके स्टेप आ सकते हैं क्वेश्चन में। देन एग्जाम्पल ऑफ पैराडिग्म शिफ्ट, जैसे कि देखिए बिहेवियरलिज्म के बाद आया कॉग्निटिव साइकोलॉजी, किस तरह से आया होगा, बिहेवियरलिज्म फोकस ओनली ऑन ऑब्जर्वेशनल बिहेवियर while cognitive psychology recognized the importance of mental process such as memory, thinking, attention and problem solving। इस तरह से पैराडिग्म, एक पैराडिग्म से दूसरा पैराडिग्म शिफ्ट होता है और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आगे भी चलता रहेगा, ठीक। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, 4 एलिमेंट्स रिसर्च पैराडिग्म के कौन कौन से हैं आप पहचानिए। देखिए इसमें कौन सा सही है, फर्स्ट वाला सही है, ए। ऑन्टोलॉजी फिलोसफी ये नहीं है, ये रिलायबिलिटी ये नहीं है। विच एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च पैराडिग्म आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज द नेचर ऑफ रियलिटी, चलिए बताइए, चलिए 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 बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है सी। देन विच एलिमेंट्स ऑफ द रिसर्च पैराडिग्म इज कंसिडर विथ हाउ नॉलेज इज एक्वायर्ड, कैसे नॉलेज हम प्राप्त कर सकते हैं, एपिस्टेमोलॉजी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट्स ऑफ पैराडिग्म डील विद द रोल ऑफ वैल्यू एंड इथिक्स, चलिए बताइए कौन सा है, एक्सियोलॉजी। and which of the following is the correct sequence of 4 elements of research paradigm। इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमने पढ़ा है ऑन्टोलॉजी पहले आता है, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन का आंसर हमको मिल गया। देन हम मोनिज्म और डुअलिज्म कल पढ़े थे। तो मोनिज्म के टाइप होते हैं और डुअलिज्म के टाइप होते हैं। तो मोनिज्म क्या होता है, जिसमें हम बॉडी या माइंड दोनों में से एक को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक। तो पहला आता है मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म बिलीव करते थे कि माइंड कुछ नहीं है, माइंड इज नथिंग मोर देन द एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। माइंड क्या है, कुछ नहीं है, एक्टिविटी ब्रेन है, एक्टिविटी ऑफ ब्रेन है। एवरीथिंग इज द फिजिकल, जो हमको फिजिकल दिख रहा है वही हर चीज है, ठीक।
सब कुछ भौतिक है, मन मस्तिष्क की क्रिया मात्र है। इसके फाउंडर कौन थे? थॉमस हॉबी। ओके, देन जैसे कि एग्जांपल दिया है, ब्रेन डैमेज चेंज थॉट एंड बिहेवियर। ब्रेन डैमेज जिस पेशेंट का होता है उसका बिहेवियर और थॉट चेंज हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। सजेस्टिंग द माइंड डिपेंड ऑन ब्रेन, इस तरह से हम बोल सकते हैं कि हमारा ब्रेन है, माइंड है, वो डिपेंड करता है ब्रेन पे। ठीक है, तो ब्रेन क्या है? एक फिजिकल बॉडी है। ब्रेन को हम छू सकते हैं, वो फिजिकल चीज है। लेकिन माइंड क्या है? यहाँ पर माइंड से मतलब है सोल। ठीक, देन आइडियलिज्म। आइडियलिज्म क्या है बोलते हैं? रियलिटी इज द फंडामेंटल मेंटल, फंडामेंटली मेंटल, रियलिटी इज फंडामेंटली मेंटल। The physical world exists because it is perceived by the mind. फिजिकल वर्ड हमको इसलिए दिखता है क्योंकि हम परसीव करते हैं इसको माइंड से। ठीक है, तो इसके फाउंडर कौन थे? इस आइडियलिज्म को बिलीव करने वाले कौन थे? जॉर्ज बर्केली। ठीक, वो बोलते थे कि मेरा माइंड है, इसी कारण तो मैं परसीव कर पा रहा हूँ, इन्वायरमेंट में दिए गए इन्वायरमेंट से सेंसेशन मिलता है। क्यों? क्योंकि मेरा माइंड जिंदा है। अगर मेरा माइंड ही नहीं रहेगा तो हम क्या परसीव कर पाएंगे? कुछ नहीं। ठीक है, न्यूट्रल मोनिस्ट। न्यूट्रल मोनिस्ट कौन थे? जो कि माइंड और मैटर आर नॉट फंडामेंटल, बोथ अराइज फ्रॉम वन न्यूट्रल सब्सटेंस। ये बोलते थे कि मन और पदार्थ मूल नहीं है, दोनों एक तटस्थ तत्व से उत्पन्न हुए हैं। यानी माइंड और मैटर दोनों न्यूट्रल थे, ये ना ही माइंड को सपोर्ट करते थे ना ही मटेरियलिस्टिक थे। ठीक है, इसके फाउंडर कौन थे? रसेल थे। ठीक, तो ये है मोनिस्ट टाइप ऑफ मोनिज्म। ठीक, देन आता है टाइप ऑफ डुअलिज्म। डुअलिज्म के दो ही टाइप होते हैं। ठीक, इसमें इनकी फिलॉसफी ये है कि माइंड और बॉडी सेपरेट इंटिटीज है। देन पहला आता है साइकोफिजिकल पैरालेलिज्म। पैरेलल पैरालेलिज्म। ठीक है, तो इसके फाउंडर कौन थे? विलियम वुंड और फ्रेंचनर। ये बोलते थे कि साइकोलॉजी, हमारा माइंड और हमारा फिजिक्स दोनों क्या है? फिजिकल बॉडी, हमारा जो माइंड है और हमारा फिजिकल बॉडी है, साइकोलॉजिकल बॉडी, ये एक साथ पैरेलल फॉर्म में चलते हैं। हमारा माइंड भी एक्टिव रहता है, हमारा फिजिकल बॉडी भी एक्टिव रहता है, दोनों एक साथ काम करते हैं पैरेलल फॉर्म में। ठीक, ठीक, देन आता है इंटरेक्शनिज्म। इंटरेक्शनिज्म के फाउंडर कौन थे? रेने देकार्ड थे। ये डुअलिस्ट थे, ये भी डुअलिस्ट में ही आता है, लेकिन ये बोलते हैं कि माइंड हमारा है, ठीक है, और हमारा बॉडी है। चलिए हम अपना बॉडी ऐसे बना देते हैं। ठीक है, माइंड और बॉडी एक साथ एक जगह पे इंटरेक्ट होते हैं, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया? कोरोनियम। जिसको आज की भाषा में हम क्या बोलते हैं? आज में हम क्या बोलते हैं? कोरोनियम को आज हम पिनियल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये माइंड और बॉडी होता है, वो एक पॉइंट पे इंटरेक्ट होता है। माइंड को इन्होंने बॉडी से ज्यादा सुपीरियर बताया। इन्होंने बताया, रेने देकार्ट ने, कि माइंड होता है वह सुपीरियर होता है बॉडी से। और इन्होंने एक नए टाइप के डुअलिज्म को स्थापित किया, जिसका नाम है इंटरेक्शनलिज्म। ओके, अब रेने देकार्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। रेने देकार्ट क्या थे? फ्रेंच फिलोसोफर थे, मैथमेटिशियन थे, साइंटिस्ट थे, हु इज रिगार्ड एज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न फिलोसफी। हिज आइडिया
greatly influence the development of scientific psychology, particularly in the understanding the mind and body relationship. Okay, इनका फेमस स्टेटमेंट है, कार्गिटो अर्गो सोम, आई थिंक देयर आई एम, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। ठीक है, तो ये रेने देकार्ड थे, ये डुअलिस्ट थे, ये इंटर एक्शनिज्म थे, देन ये फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी पीरियड में फ्रेंच फिलोसोफर के रूप में उभरे। ठीक है, ये और क्या बोल सकते हैं रेने देकार्ड के बारे में, ये बोलते थे कि एनिमल्स में माइंड नहीं होता है, एनिमल्स में सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, केवल इंसानों में सोचने समझने की क्षमता होती है। ठीक, ये था रेने देकार्ड के बारे में। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज प्लीज प्लीज, इट इज हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। और कल हम पढ़ेंगे कुछ कुछ और फिलोसोफर के बारे में, जैसे कि फ्रांसिस बेकन है, अपने डेल्थी है, और 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 बहुत सारे। ठीक है, विलियम मून के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे साइंटिस्ट जिसके बारे में हमसे सेट और नेट के पेपर में पूछे जाते हैं फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। और बहुत सारे फिलोसफर हैं लेकिन हम उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, हम वही पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट से रिलीवेंट हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।